नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न। चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं सदी से 15वीं शताब्दी। तो पहला प्रश्न है, कावेरी डेल्टा के क्षेत्र क्यों बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे? तो कृषि उपजाऊ मिट्टी के कारण कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। 12वीं सदी तक दिल्ली महत्वपूर्ण शहर क्यों नहीं था? क्योंकि यह शहर 12वीं सदी में ही महत्वपूर्ण केंद्र बना। दिल्ली की पहली राजधानी किस वंश के राजाओं के समय बनी? तो दिल्ली की पहली राजधानी तोमर वंश के राजाओं के समय बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमर वंश को किसने परास्त किया? तो चहमान या चौहान राजपूतों ने तोमर वंश को परास्त किया। तोमर और चौहान वंश के काल में दिल्ली का क्या महत्व था? दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। दिल्ली में कौन से व्यापारी बहुत समृद्ध थे और मंदिर बनवाते थे? जैन व्यापारी। दिल्ली में किस नाम के सिक्के ढाले जाते थे? देहलीवाल सिक्के ढाले जाते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 12वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के साथ दिल्ली का क्या बदल गया? तो यह एक राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली सल्तनत के निर्माण में कितने वंशों के सुल्तान शामिल थे? 5। दिल्ली के किन क्षेत्रों में नगर बसाए गए थे? तो देहली एकूना, सीरी और जहांपना। ये कुछ दिल्ली के शासक के चित्र हैं, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्रारंभिक 12वीं सदी में दिल्ली के शासक कौन थे? तोमर। तोमर वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो अनंगपाल। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष तक शासन किया? तो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1199 तक शासन किया। 1175 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। प्रारंभिक तुर्की शासक दिल्ली में किस काल में आए? तो 1206 से लेके 1290 के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन कब शुरू किया? 1206 ईस्वी में। शमसुद्दीन इल्तुमिश का शासनकाल क्या था? 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्तान का शासनकाल कौन सा था? 1236 से 1240 तक। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली में शासन कब किया? तो 1266 से 1287 तक। तुर्की शासक इल्तुमिश के मकबरे का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा।
दिल्ली में तुर्की शासकों का वंशकाल कौन सा था? 1206 से लेके 1290 तक। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था? 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन कब किया? 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश का प्रारंभ कब हुआ? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कौन सा था? 1320 से लेकर 1324 तक। मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली में शासन कब किया? 1324 से लेकर 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से 1388 तक। अलाय दरवाजा किसके समय में बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सैयद वंश का दिल्ली पर शासन काल क्या था? 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिज्र खां। लोदी वंश का शासनकाल क्या था? 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी। न्याय चक्र शब्द किस संदर्भ में उपयोग किया गया है? तो राजा और प्रजा के बीच न्याय और प्रशासन के संबंध को समझाने के लिए किया गया है। फक-ए-मुदब्बिर के अनुसार राजा का शासन किस पर निर्भर करता था? सेना और राजस्व पर। राजा के न्यायपूर्ण प्रशासन से कौन लाभान्वित होता था? किसान और प्रजा दोनों। सन 1236 में दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर बैठी महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मिन्हाज-ए-सिराज ने रजिया के बारे में क्या माना? वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। रजिया को सिंहासन से हटाने का मुख्य कारण क्या था? पुरुषों के शासन के परंपरागत आदर्श के खिलाफ होना। जन्मसिद्ध अधिकार का अर्थ क्या है? जन्म के आधार पर शासन करने का विशेषाधिकार है। मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार समाज व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? पुरुषों के अधीन थी। काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने नाम को क्यों पुरुषों जैसा लिखवाया? शासन में सम्मान पाने के लिए। कश्मीर की रानी दिद्दा का नाम किस शब्द से निकला है? दीदी शब्द से निकला है और दीदी का अर्थ बड़ी बहन होता है। रजिया और रुद्रमा देवी में मुख्य अंतर क्या था? तो रजिया सिक्कों पर नाम अंकित नहीं करती थी। रुद्रमा देवी सिक्कों पर नाम अंकित करवाती थी। न्याय चक्र के सिद्धांत के अनुसार राजा को क्या सुनिश्चित करना चाहिए था? सेना का वेतन और प्रजा की प्रसन्नता। मिन्हाज-ए-सिराज के विचार के अनुसार स्त्रियों का शासन क्यों कठिन था? क्योंकि पुरुष प्रधान आदर्श समाज के कारण। गैरीसन शहर किसके लिए बनाए जाते थे? सैनिकों के लिए किलेबंदी निवास स्थान था। भीतरी प्रदेश का अर्थ क्या है? शहर से दूर ऐसा क्षेत्र जो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करता हो। 13वीं सदी में दिल्ली सुल्तानों का शासन सबसे पहले कहाँ तक फैला था? गैरीसन शहरों तक। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों पर नियंत्रण क्यों कठिन था?
क्योंकि खराब मौसम और बगावत के कारण। सल्तनत के विस्तार में गयासुद्दीन बलबन का योगदान क्या था? गैरिसन शहरों का संस्थापन। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ? विदेशी आक्रमण का प्रतिकार हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में अभियानों का उद्देश्य क्या था? सल्तनत की भीतरी सीमाओं में अभियानों का उद्देश्य क्या था? भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना था। गंगा यमुना के दोआब में अभियानों के दौरान क्या किया गया? जंगलों को साफ किया गया। अभियानों के दौरान शिकारी, संग्राहकों और चरागाहों के साथ क्या हुआ? उन्हें उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। सल्तनत में कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया? नए किले और गैरिसन शहर बनाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस दिशा में सैनिक अभियान शुरू हुए थे? तो दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। मुहम्मद तुगलक के समय में इन अभियानों का क्या परिणाम हुआ? सल्तनत का क्षेत्र चरम सीमा तक बढ़ा। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत कैसी थी? बहुत मजबूत थी। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक क्या हासिल हुआ? उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण ले लिया। सल्तनत के सूबेदार और प्रशासक क्या कार्य करते थे? मुकदमों में फैसले सुनाते और कर वसूलते थे। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुरानी दिल्ली, दिल्ली एक कोहना में। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद की मीनार किन सुल्तानों द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बेगमपुरी मस्जिद किसकी राजधानी में बनाई गई थी? जहांपना की राजधानी में। मस्जिद का अरबी शब्दार्थ क्या है? ऐसी जगह जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। मस्जिदों में नमाज के दौरान इमाम का कार्य क्या होता था? धर्मोपदेश, खुतबा देना और नमाज का नेतृत्व करना। मस्जिदें बनाने का उद्देश्य क्या था? मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल देना और समुदाय का बोध प्रबल करना। दिल्ली सल्तनत के विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए किसकी आवश्यकता थी? विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की। आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, किसे सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे? अपने विशेष गुलामों को। फारसी में गुलामों को क्या कहा जाता था? बंदगा। इन विशेष गुलामों को राज्य में किस प्रकार के पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था? महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर। सुल्तान अपने गुलामों पर क्यों निर्भर हो सकते थे? क्योंकि वे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। खिलजी और तुगलक शासक किसका इस्तेमाल ऊंचे राजनीतिक पदों पर करते थे? अपने गुलाम और आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को। ऐसे गुलाम और आश्रित को कौन कौन से पद दिए जाते थे? सेनापति और सूबेदार का पद। नए सुल्तान के सिंहासन पर बैठते ही क्या समस्या उत्पन्न होती थी?
नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के प्रति कैसे रहते थे? वफादार, लेकिन उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण देने का उच्च वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? उच्च वर्ग को गहरा धक्का लगा और विरोध उत्पन्न हुआ था। फारसी तवारीख के लेखकों ने दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना किस कारण से की? निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के कारण। खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायक को किस पद पर नियुक्त किया? इक्तादार या मुफ्ती के पद पर? इक्ता क्या था? भिन्न भिन्न आकार का क्षेत्र जिसे सेना नायक प्रशासन करता था। मुफ्ती का मुख्य फर्ज क्या था? अपने इक्तों में सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुफ्ती अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? अपने इक्तों से वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय मुफ्ती पद का क्या नियम था? मुफ्ती को केवल थोड़े समय के लिए इक्ता मिलता था और बाद में हस्तांतरण होता था। राजस्व की वसूली की निगरानी किसके द्वारा की जाती थी? राज्य द्वारा नियुक्त लेखा अधिकारी द्वारा। मुफ्ती को किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता था? राजस्व का सही हिसाब, निर्धारित कर वसूलना और सैनिकों की संख्या पर। अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक क्षेत्रों में अपने अधिकार कैसे स्थापित किए? सामंतों, जमींदारों से कर लगाने का अधिकार छीनकर। भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य किसके नियंत्रण में आए? सुल्तान और उसके प्रशासक के नियंत्रण में। पुराने सामंत और जमींदार क्या करने लगे? सल्तनत के राजस्व अधिकारी बनने लगे। उस समय कुल कितने प्रकार के कर थे और वे कौन से थे? 3 प्रकार के कर थे: कृषि के लिए खराज, मवेशी पर कर और घरों पर कर। खराज कर किस पर लगाया जाता था? किसान की उपज पर और लगभग 50%। घरों पर कर किसके लिए था? नगरों और गांव में रहने वाले लोगों के घरों पर था। मवेशियों पर कर किसके लिए लगाया जाता था? किसानों के पशुधन पर। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कब और किसके नेतृत्व में की? 1219 में चंगेज खां के नेतृत्व में। मंगोलों का हमला किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ट्रांसऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान में। मंगोल के हमले का दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा? दोनों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना खड़ी करने का प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या महत्व था? सेना का प्रबंधन प्रशासन के लिए भारी चुनौती बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मंगोल खतरे का सामना कैसे किया? किलेबंदी और स्थानीय सेना द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी पर दिल्ली पर मंगोलों के हमले कब हुए थे? 1299 से 1300 ईस्वी और 1302 से 1303 तक।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए कौन सा नया गैरिसन शहर बनवाया? सीरी। सैनिकों को पेट भरने की समस्या का समाधान किस प्रकार किया गया? किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में इकट्ठा करके। सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया गया? नकद के रूप में। व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की कीमत बढ़ाने की संभावना को रोकने के लिए क्या किया गया? दिल्ली में कीमतों पर नियंत्रण लागू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदमों की इतिहासकारों द्वारा प्रशंसा क्यों की गई? क्योंकि कीमतों में कमी, बाजार में वस्तुओं की कुशल आपूर्ति के लिए। मुहम्मद तुगलक के शासन प्रारंभिक वर्षों में किससे मुकाबला करना पड़ा? मुहम्मद तुगलक के शासन प्रारंभिक वर्षों में किससे मुकाबला करना पड़ा? तोमर राजपूत से। दिल्ली में नया गैरिसन शहर बनाने के बजाय मुहम्मद तुगलक ने क्या किया? देहली यकुना को खाली करवाकर सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को कहाँ भेजा गया? दौलताबाद। सैनिकों को खिलाने के लिए किस उपाय का सहारा लिया गया? उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा करना, अतिरिक्त कर लगाना। मुहम्मद तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? टोकन, मुद्रा या सांकेतिक सिक्के के रूप में दिया? टोकन मुद्रा में क्या कमी थी? सिक्के सोने चांदी के नहीं, सस्ती धातु के होते थे। मुहम्मद तुगलक के प्रशासनिक कदम किस वजह से असफल रहे? कश्मीर पर आक्रमण विफल, दौलताबाद ले जाने से जनता नाराज, कर वृद्धि और टोकन मुद्रा का अस्वीकार। टोकन मुद्रा क्यों वापस लेनी पड़ी? जनता का विश्वास नहीं था और केवल इस मुद्रा से नहीं चुकता था। मुहम्मद तुगलक की प्रशासनिक असफलता का मुख्य कारण क्या था? जनता और सेना के बीच असंतोष और टोकन मुद्रा की विफलता। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली प्रशासन किस वंश का रहा? सैयद वंश और लोदी वंश का। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत के अन्य क्षेत्रों में कौन सा राज्य स्वतंत्र था? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत। शेर शाह सूरी ने अपने करियर की शुरुआत किस पद से की? बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके का प्रबंध करके। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब अधिकार किया और अपना राजवंश स्थापित किया? 1540 से 1545 तक। सूरवंश का शासनकाल कितना लंबा था? 15 वर्ष। शेर शाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था किस सुल्तान के मॉडल पर आधारित थी? अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल पर। अकबर ने मुगल साम्राज्य को समेकित करते समय किसकी प्रशासन व्यवस्था को अपनाया? शेर शाह सूरी की। दोस्तों, कक्षा 7 की तीसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।